हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारे साथ हैं जतिन। इन्होंने रिसेंटली अभी सेमे क्लियर की है। सो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कैसी इनकी जर्नी रही और इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं और उनको कैसे टैकल किया है। तो हाय जतिन, हाउ आर यू? तो हेलो हेलो अंकित भाई। एंड कंग्रेचुलेसन फॉर कंप्लीटिंग योर सीएमए। तो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर बिकम सीएमए? कैसा लग रहा है आपको सीएमए बनने के बाद? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर शेयरिंग इन्विटेशन टू कनेक्ट विद यू, ताकि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ आपके जो भी ऑडियंस है, जो भी कनेक्शन है नेटवर्क में। तो मैंने इसको 2017 शुरू किया था हम्म। आफ्टर 12th क्लास। ठीक है, उसके बाद में फिर अभी जाकर के जून 2025 में क्लियर हुआ है। सो इसको काफ़ी टाइम लग गया, 8 ईयर्स अराउंड तो लग 8 ईयर्स गए। लग गए ना? राइट। हाँ, तो लग गए। 8 ईयर। तो अब देख में अब देख कर कैसे जो है इंसान शुरू करता है और फिर कहाँ से कहाँ कंप्लीट करता है, तो होप जो होती है वो पूरी तरीके से खो जाती है। हम्म। एंड बार बार फेलियर देखते हैं तो फिर हम कुछ बहुत अच्छा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, तो हाँ ये सोचते हैं कि चलो क्लियर हो जाएगा। और फाइनली अभी हो गया तो बहुत अच्छा भी लगा। सभी खुश हैं फैमिली वगैरह में। सो आफ्टर सीएमए जब आपने रिजल्ट देखा तो कैसा लग रहा था आपको कि हाँ आपने क्लियर कर लिया, आपने अचीव कर लिया उसे? तो पहली बात तो ये कि मैंने अपना रिजल्ट खुद नहीं देखा। ठीक है, अच्छा। मैं फैमिली में सिस्टर वगैरह से लिखवाया था रिजल्ट। और मैंने उनको पहले ही बोला हुआ था कि जब भी आपको तो कॉन्ग्रेचुलेशन देखना है वही मुझे बताना। ठीक है, हम्म। तो कॉन्ग्रेचुलेशन और फाइनल कंप्लीटेड उसमें लिखा। तो जब ये हुआ हम्म। तो एवरीवन वाज क्राइंग। ठीक है, विद द हैप्पीएस्ट टीयर, तो खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे, फिर जो उसके कि बाद फाइनल में अटेम्प्ट भी ज्यादा लगे थे ना उसमें, तो इसमें और फिर होता भी है, इसमें इमोशनली हो जाते हैं कि हाँ कि हमने गिव अप नहीं किया। इमोशनल वो मोमेंट रहे, तो वो हम्म। इमोशनल मोमेंट था। तो मुझे ये लगता है कि किसी टाइप के मोमेंट को हम एक्सपीरियंस कर लिए और हमें देखना होता है। हम्म। क्योंकि काफी क्या होता है, काफी ऐसे भी होते हैं जो एक दो अटेम्प्ट देते हैं उसके बाद ही वो छोड़ भी देते हैं और मोरल डाउन हो जाता है। बट जब मैंने आपका रिजल्ट देखा उस लिंक्डइन पर, आपने लिखा था इट टुक 7 ईयर टू कंप्लीट सेमीफाइनल। तभी मुझे हाँ लग रहा था कि ये हाँ मुझे कनेक्ट होना चाहिए, कुछ तो है यहाँ पर अलग। इसके हाँ। पीछे बहुत बड़ी जर्नी। ठीक है, हम्म। और तो आप पोर्शन से स्टार्टिंग से एंड तक मिड में क्या हुआ वो सब आप पूछो। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से पता लगे कि क्यों एक्चुअली में इतने सारे अटेम्प्ट लग जाते हैं, फिर वो चाहे हाँ हाँ सीए हो हाँ। चाहे सीएमए हो चाहे प्रोफेशनल कोर्स हो। क्योंकि रीजंस हमें यहाँ पे पता चलने चाहिए, रीजंस पे कैसे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए हम्म। वो जरा। और वैसे नॉर्मली कहाँ पर आप लैग कर रहे थे? कितने अटेम्प्ट लग गए? देखो मैं पहले बताता हूँ कि सबसे जो पहला मेरा था काउंटिंग जो था मेरा, वो मैंने दिसंबर 2017 में दिया। हाँ हाँ। क्योंकि जो मैं एलिजिबल था, मैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए था बस 2017। क्योंकि मेरी 12th क्लास जो थी वो 2017 में कंप्लीट हुई थी मई मंथ में। तो हम्म। मैंने 31 जुलाई से पहले पहले एनरोल करा लिया ताकि आई कैन गिव अटेम्प्ट इन दिसंबर 2017। तो दिसंबर में अटेम्प्ट दिया, क्लियर हो गया। उसके बाद में इंटरमिशन लिया बिफोर 31 जुलाई 2018, जिसके लिए मैं एलिजिबल होता हूँ दिसंबर 18 के लिए। ठीक है, हम्म। तो दिसंबर 18 के लिए मैं एलिजिबल होता हूँ, लेकिन मैंने दिसंबर 18 वाला अटेम्प्ट नहीं दिया क्योंकि मैं बोर्ड ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा था, तो कुछ सब्जेक्ट की रिविजन रह रही थी और कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने डिसाइडेड कि भाई जून में लेते हैं, ऐसा कुछ अभी हम्म। अटेम्प्ट वगैरह तो नहीं लेंगे, अच्छे से देंगे, क्योंकि मैं आई वॉज प्रिपेयर्ड कि भाई मुझे बोर्ड ही देना है। तो जून 19 को क्लियर किया। हम्म। एक साथ क्लियर किया, एक साथ खुशी थी क्योंकि एक साथ क्लियर होना फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप टुगेदर सिंगल सिटिंग में बहुत अचीवमेंट होती है। दैट टाइम आई वाज एट द एज ऑफ 19 ईयर्स, 19 ईयर्स में बोथ ग्रुप क्लियर हो गया था। उसके बाद में जून 19 का जो था वो अगस्त 19 में आया। ठीक है, अगस्त 9 के बाद में फिर सितंबर 19 से मैं ट्रेनिंग शुरू करता हूँ अपनी। ठीक है, लगभग 1.5 2 महीने बाद।
अगस्त में आने का, सितंबर 19 से ट्रेनिंग शुरू कर दी। सितंबर 19 के बाद में जो ट्रेनिंग मेरी खत्म है वो होती है आपका नवंबर 2020। तो आप कह ओके। सकते हो कि 2019 से 2020 के एंड तक मैंने ट्रेनिंग सीएमए फर्म से 14 मंथ के आसपास। सो 2020 में जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई तो मैंने कभी भी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा कि हम्म। भाई अटवी देना है बस, क्योंकि पता ही है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो वो एक तरीके से जॉब ही होती है आपकी, हाँ, जिसमें आपको 9 से 10 नॉर्मली जो भी देने की होते तरह हैं। उतने यार्स होते हैं उसमें भी, ट्रेनिंग में भी। 9 से 10 घंटे आपको देते हैं और हम्म। उसके बाद में फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता। ये फिर मैं बोलूँगा कि टाइम अभी मिल सकता है, बट आपका माइंडसेट होना चाहिए। हम्म। ठीक है, हमारी बात ये है कि आपको कब अटेम्प्ट देना है एंड आपको कोचिंग करनी है, क्लासेस कैसे कंप्लीट करनी है फाइनली, तो वो सब चीज़ें मेरी डिसाइड नहीं हुई। हम्म। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने 2020 में जब ये खत्म, तो 2021 में फिर हम सोचते हैं कि भाई अटेम्प्ट देने हैं फाइनली। तो बट हुआ यूँ कि 2021 में मैंने बहुत सारे रीजन रहे। ठीक है, रीजन में बात कर लूँगा स्पेसिफिकली बाद में। हम्म। तो 2021 में मेरा जो पहला अटेम्प्ट था दिसंबर 2021, वो ऑनलाइन था। ठीक है, हाँ, कंप्यूटर ऑनलाइन वाला किया था था वो। कोविड के बाद। ठीक है, हाँ कोविड के बाद। तो 2021 में जो दिसंबर अटेम्प्ट था वो मैंने दिया, ग्रुप 3, उसमें फेल हो गया। ठीक है, और काफ़ी काफ़ी अच्छे, काफ़ी बेकार मार्क्स थे उसमें। फिर हम्म। दिसंबर 21 के बाद लगा कि नहीं, 2021 में नहीं हुआ है तो दिसंबर में देंगे, लेकिन पूरा एक साल पढ़ेंगे। हम्म। बट अगेन नहीं पढ़ा, पढ़ा लेकिन बहुत कम पढ़ा। सब सभी सब्जेक्टों की अप्रोच नहीं पता थी हम्म। कि क्लासेस कैसे हैं क्या है, कुछ कुछ नहीं किया था, बस सेल्फ के बेसिस पे चला गया था दिसंबर 2022। हाँ, एक सब्जेक्ट की मैंने कोचिंग जरूर ली थी डायरेक्ट, बट उसकी मैंने क्लासेस कंप्लीट नहीं की थी, अच्छा। स्टैंडर्ड क्लासेस ली थी। तो दिसंबर 21 के बाद में दिसंबर 22 पूरा एक साल लेता हूँ, ये सोचते हुए कि बोर्ड ग्रुप देना है, सेकेंड अटेम्प्ट होगा। बट अगेन नहीं करता, क्योंकि और मार्क्स भी बेकार होते हैं। हम्म। दिसंबर 22 के बाद में फिर मैं अटेम्प्ट अपना जून 2023 में, अगेन बोर्ड ग्रुप, थर्ड टाइम। ठीक है, और थर्ड थर्ड अटेम्प्ट है, सेकेंड टाइम बोर्ड ग्रुप है। जून 23 में भी क्लियर नहीं होता है, कम मार्क्स होते हैं। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आई वॉज इम्प्रूविंग। हाँ, पहले इम्प्रूवमेंट मैं हुई वहां पर एक जाके। सब्जेक्ट में पास होता था, पहले मैं एक सब्जेक्ट में पास हो रहा था, फिर मैं दो में, फिर तीन में, इस तरीके से। हम्म। ठीक है, मैं मैं यहाँ पे, आप कहोगे तो मैं आपको अपनी, मेरी कंपाइलेशन है रिजल्ट की, मैं वो भी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि उससे हम्म। भी पता लगती रहेगी कि इम्प्रूवमेंट हुई है हाँ, और एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट क्या हुई। हुई है। तो जून 23 में मेरे कुछ पेपर क्लियर हुए। फिर दिसंबर 23 तक फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, जून 23 में मेरे तीन अटेम्प्ट हो चुके हैं। दिसंबर 21, दिसंबर 22 एंड जून 23, तीन अटेम्प्ट हो चुके हैं। फिर मैं दिसंबर में फिर से बोर्ड ग्रुप देता हूँ। एंड लकीली कह सकते हो, या फिर मैंने उस समय मेरा ज़्यादा थोड़ा सा एनालाइज करना चीज़ों को, वो अच्छे से हो गया था। मेरा ग्रुप 4 क्लियर हो जाता है दिसंबर 23 में। एंड हम्म। ग्रुप 3 जो रहता है, ग्रुप 4 क्लियर है 200 नंबर पे, एंड जो ग्रुप 3 रहता है वो मेरा 29 नंबर से रह जाता है। तो आई टोट टोटल 371 मार्क्स, जिसमें से 200 नंबर पे ग्रुप 4 हो गया, एंड 171 पे ग्रुप 3 फेल। अच्छा, ग्रुप फिर थ्री से रह मैं गया। शुरू करता हूँ। हाँ, ग्रुप 3 रह गया। तो मेरा जो अब अटेम्प्ट वाला है वो मेरा होने वाला है जून 24 में। ठीक है, तो जून 24 में अप्रोक्सीमेटली ये पांचवा होगा। ठीक है, ग्रुप 3 का। तो कह सकते हो कि थर्ड अटेम्प्ट में ग्रुप 4 हो गया। हम्म। ठीक है, तो ग्रुप 3 की जो लड़ाई फाइट है वो चलती है हम्म। 5th अटेम्प्ट से। ठीक है, जून 24 में वहां पे मैं फेल होता हूँ 18 मार्क्स से, हाँ हाँ। एग्रीगेट में। तीन पेपर में मैं वहाँ पे पास था। ठीक है, तीन पास ही था। 18 मार्क्स से यहाँ पे फेल होता हूँ जून 24 में। फिर हम्म। हम देते हैं दिसंबर 2024। ठीक है, दिसंबर 2024 में क्या होता है कि मैं फेल होता हूँ 4 नंबर से, 4 नंबर से इन दे। एग्रीगेट। ठीक है, तो 4 नंबर में कह सकते हो कि वो जो 4 नंबर कम रहे वो मेरे सब्जेक्ट में रहे। ठीक है, और लॉ सब्जेक्ट में रहने के बाद में फिर मैं सोचता हूँ कि अब जून 25 देना है। और जून 25 में मैं देता हूँ एग्जाम, फाइनली क्लियर हो जाता है। ठीक है, हम्म। और कह सकते हैं आप, मेरे को ग्रुप 3 में 7 अटेम्प्ट लग गए। ठीक है, और आपका ग्रुप 4 में मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए। अल्टीमेटली 7 अटेम्प्ट दे दिए, हम्म। बोथ ग्रुप बार दे दिए। तो फाइनली टुडे हेयर सीएमए गेटिंग। हाँ, तो मैंने देखा जाए तो इसमें स्ट्रेटजी की कमी ज़्यादा रही है, स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी नहीं बना पाए स्टडी की, है ना। हाँ, मेन यही है। अब हाँ, स्टेट, अब और ये भी इसमें कह क्या हुआ, सकते हो प्रॉपर बाकी आप। प्रॉपर आपकी वो भी स्टडी नहीं हो पाई, वहाँ पर प्रिपरेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाई, टाइम भी नहीं दे पाए। हाँ।
बिल्कुल, मैं रीजन पे भी बात कर लूंगा, अटेम्प्ट वाइज मैंने कैसे क्या इम्प्रूव किया, क्या तो फॉलो कर लूंगा, लूंगा। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन मुझसे पूछोगे उस और पर बात करेंगे। जब 2-4 नंबर से फेल होते हैं तो दर्द बहुत होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि मैंने भी आप फील अगर किया ये। देखोगे मेरे, हाँ, दो अगर आप नंबर से रह देखोगे मैं गया था, अपने, मैं भी 2 नंबर से रह चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत यही दुख होता होता है। है उसमें 2 नंबर। किसी में एग्जाम्पशन आए और किसी में 40 प्लस हो और एक में 39-38 रह जाए, वहाँ इट्स थर्ड, है ना? वो जब होता है, ज्यादा मेरे गैपिंग एग्जाम्पशन का भी हो तो आती है। ज्यादा गैपिंग का हो तो इतना दर्द नहीं होता उसमें। यहाँ कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट करेंगे। हम्म नेक्स्ट टाइम करूंगा। हम्म। तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो अभी सेमीफाइनल में है? आपके अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए उन्हें? देखो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है? हम्म सबसे पहले तो हमें पहले क्लियर करना चाहिए कि भाई, हमें जो है, आपका चाहे हम सिंगल ग्रुप दें चाहे हम बोर्ड ग्रुप दें, हम्म पहले तो आप डिसाइड करो कि भाई आपको जो है कोचिंग कितने सब्जेक्ट की लेनी है। हम्म जनरली मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये बोल सकता हूँ कि इंटरमीडिएट के अगर आप स्टूडेंट हो, फिर इंटरमीडिएट आप कोचिंग लो हम्म सभी सब्जेक्टों की। बट जब आप फाइनल में आते हो ना, तो आप इंटर के स्टूडेंट, इंटर में बहुत सारी चीजें पढ़ चुकी है जो फाइनल में रिलेट होती है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह, ऑलमोस्ट चीजें रिलेट होती है। हाँ हाँ। हालांकि डिफरेंट सब्जेक्ट, पर तो आप इंटर में जब आ जाते हो, इंटर में पढ़ लेते हो, कर लेते हो कोचिंग के अकॉर्डिंग, देन आप खुद से डिसीजन ले सकते हो कि भाई मुझे सेल्फ कंट्रोल लेनी है। पहले फिर तो ये हाँ। एक माइंड में क्लियर होना चाहिए, है ना, कोचिंग का। और अगर आप कोचिंग से अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, तो भाई आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, ठीक है? तो उसका हम्म। सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है लेवल और का, सिलेबस क्या है? और एंड सिलेबस को सिलेबस, 1-2 महीने पहले ही कंप्लीट कर लो ताकि रिवीजन के लिए टाइम मिले हाँ, एग्जाम से पहले। मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? रिवीजन। जब तक रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाती तो उसमें ही बच्चे रह जाते हैं, देखा जाए। बिल्कुल। तो हम्म चाहे आप कोचिंग, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, हम्म आपका ये होना चाहिए कि एग्जाम से एक महीना, एटलीस्ट एक महीना पहले आपको फिट कर लेना है अपना पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक हम्म। है? और जो भी सोर्स, तो मैं ये बोलूँगा सबसे पहले, ठीक है, अगर आप कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ कर रहे हो, तो पहले आपको एटलीस्ट एक महीना पहले आपको सब कुछ कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ सब कुछ कंप्लीट करना, सब कुछ हम्म। कंप्लीट करने का यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूट चाह रहा है क्वेश्चन पूछना, इंस्टीट्यूट के सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं मैं बताया था। सबसे पहले आपको कंप्लीट करना चाहिए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, जो कि हाँ आपके स्टडी। लिए बेस बेस मेन मटेरियल है। हाँ, बेस तो स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल जो ठीक है? एमसीक्यू हाँ, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है वो एमसीक्यू कंप्लीट करने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। मोस्टली इन्हीं में से आता है, बिल्कुल, हमारा स्टडी मटेरियल है और जो एमसीक्यू इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल। तो जो हम्म पहले आपका इनका स्टडी मटेरियल है, पहले आप उसको कंप्लीट करो, हम्म फर्स्ट जब आप पढ़ते हो। उसके बाद में जो अदर रिसोर्सेज है, जैसे कि टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, वर्कबुक वगैरह हो गई, जैसे कि वो बैंक हम्म हो गए, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हम्म। है? ये 4-5 चीजें अगर आप देते हो पहली बार में, करने के बाद में आपको मैं बोलूंगा कि उसके बाद में आपको बार और इसको प्रैक्टिस करना है सेम चीज को, हाँ ठीक है? हाँ। जब आप 2 बार और प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो जाती है कि भाई इनपुट क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछना है, पूछता है हाँ। ठीक है? तो जब आपको ये चीजें क्लियर हो रही है, तब आप, क्योंकि आपने एक बार फर्स्ट टाइम कर लिया, फिर सेकंड एंड थर्ड टाइम में आपने इन्हीं की प्रैक्टिस करी, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर, इंस्टीट्यूट के वर्कबुक, आपकी एमसीक्यू, हम्म। 3 बार हो गया आपके। एक फर्स्ट टाइम स्टडी, 2 प्रैक्टिस। उसके बाद मैं बोलूंगा कि आपको जो है करने के बाद में, या जिसे आप रिविजन का नाम देते हो, कम से कम 2 से 3 टेस्ट आपको देने चाहिए। आप सोच रहे हो प्रोफेशनल एग्जाम लिखूंगा केवल कोचिंग लेके, या फिर 1-2 बार रिवीजन कर, तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं है पॉसिबल, उससे क्योंकि जब रिवीजन तक अच्छे से आपको करनी ये नहीं पड़ेगी। पता रहेगा कि, हाँ, रिवीजन के बाद में आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे, मैं हाँ बोलूंगा टेस्ट भी टेस्ट, देना पड़ेगा। टेस्ट इज द की। जितने ज्यादा आप टेस्ट लिखोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, राइटिंग में हाँ, भी। टेस्ट और टेस्ट हाँ। बिल्कुल। टेस्ट टेस्ट से क्या होता है, बेसिकली आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि भाई हमारा 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, हम्म। तो वो कैसे होगा? तो वो आपको टेस्ट लिखने पड़ेंगे हाँ जितने ज्यादा आपको आप लिखोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रॉपर उसके लिए 3 घंटे के लिए। तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, राइटिंग हम्म प्रैक्टिस होगी, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हमारा भी टाइम ही ज्यादा हो जाता है हम्म। रीडिंग क्वेश्चन को समझने में, पढ़ने में, उससे डेटा कलेक्ट करने में। तो बेहतर है कि आप
2 से 3 जब आप टेस्ट दे दोगे ना, तो आपका जो टाइम होगा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का टाइम होगा, क्वेश्चन से हम्म। हमें डेटा निकालना पड़ता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हाँ। डिसीजन मेकिंग का। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन को जाओगे डेटा निकालते जाओगे, एंड उसके फिर चेक करोगे कि उसके बाद इस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, एंड फिर हम्म। उस स्टेप के फॉर्मूले को आप लगाओगे, एंड देन आप उसको सॉल्व करोगे। तो अगर ये प्रोसेस 3 बार टेस्ट दे करके फॉलो कर लिया, देन श्योर आप फिर पास ही हो गए और मार्क्स से पास हो गए। हम्म। तो ये मैं बोलूँगा कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए स्टूडेंट को। और इसमें सबसे बड़ी मैं ऐड करना चाहूँगा, जब आप स्टडी करते हो या रिवीजन करते हो, तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। उस हम्म। पैटर्न को आप नाम रखते हो एबीसी एनालिसिस, ठीक है। उस पैटर्न को आप नाम दे सकते हो ट्रेंड एनालिसिस, उस पैटर्न को हम नाम दे सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर, हाँ, फ्रिक्वेंटली आस्क, ठीक है। जैसे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वैसे ही फ्रिक्वेंटली आस्क चैप्टर। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप रिवीजन करें, हम्म। ठीक है, या फिर स्टडी करें, इवन आप इसको फर्स्ट टाइम स्टडी में भी फॉलो कर सकते हो, तो आपको एक फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे सीए, चाहे वो, चाहे सीएम हो, चाहे सीएस हो, हम्म। सिलेबस बहुत ज्यादा होता हाँ, सिलेबस है। तो तो जब तक वास्ट आप हो उसको गई है। कैटेगराइज नहीं करोगे ना, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, एंड कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी जो है ना, ये किस बेसिस पे है? जो हम्म। इंस्टीट्यूट के 10 सालों में एग्जाम हुए हैं, उसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ चैप्टर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है और कुछ हम्म। चैप्टर्स पूछे नहीं है। मेरा कहना ये है कि जो चैप्टर कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं ना पिछले 10 अटेम्प्ट में, हम्म। फॉर एग्जाम्पल 15 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से इंस्टीट्यूट पूरे 80 नंबर का पेपर पूछ रहा है। हम्म। तो मेरा ये है सभी स्टूडेंट से कि पहले उस आप 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लो, ठीक है, और इतने अच्छे से कर लो कि 80 नंबर का पेपर आपका कंफर्म है, कंफर्म ठीक हो है। गया। और उसके बाद में आप क्या करना, जो बाकी का सिलेबस होगा उसको बाद में कर लेना। मैं कभी हम्म। भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता हूँ कि केवल एबीसी एनालिसिस वाले चैप्टर कंप्लीट करो, नहीं, वो बात कुछ प्रायोरिटी जरूर चाहिए, हाँ, सीक्वेंस पता होना चाहिए। प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे लास्ट 5 ईयर के अब क्वेश्चन वो देख लो, क्वेश्चन पेपर कहाँ कौन से टॉपिक्स मेन है, बिल्कुल, उनसे निकाल के अपना राइट कर लो, नोट डाउन कर लो। फिर उनके हिसाब से पहले उन चैप्टरों को प्रायोरिटी दो। देन आफ्टर उनको कंप्लीट करो। फिर उसके बाद अदर सब्जेक्ट, अदर जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लो उसके साथ। द मेन बिल्कुल, चैप्टर्स हैं बिल्कुल। उनको पहले प्रायोरिटी देनी है। बिल- लेकिन इसका मतलब स्टूडेंट कई बार ये सोच जाते हैं कि भाई जो चैप्टर एबीसी एनालिसिस का पार्ट नहीं है, क्या उनको छोड़ा हम्म। जा सकता है? तो मैं बोलूंगा आप ये गलती कभी मत करो। इंस्टीट्यूट जो ट्रेंड होता है उसे तोड़ भी सकता है, हम्म। ठीक है। तो वो चैप्टर्स भी करने हैं, बट वो लास्ट में करो। इसका मतलब ये हम्म। बिल्कुल भी नहीं है कि उसको पूछ नहीं सकता, उसको भी आप पूछ सकता है, यहीं से बोल सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। हम्म। तो ये एक पैटर्न होता है जिसे आप फॉलो करना चाहिए, मैंने जो आपको हम्म। बताने की कोशिश करी, और ठीक मेन चीज क्या होती है, थ्योरी होती है। थ्योरी कैसे कंप्लीट करनी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू यू क्या थ्योरी में कैसे है। याद देखो, रखें जैसे मैं भाई? एग्जाम्पल, बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल देता हम्म। हूँ। जैसे कि थ्योरी थ्योरी हमारे में क्या होता है, बेसिकली डायरेक्ट टेक्स्ट की जो डायरेक्ट टेक्स्ट को मुझे नहीं बोलना चाहिए। जैसे लॉ का हमारा सब्जेक्ट होता है हाँ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, हाँ ठीक है। हाँ। अभी पहले कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ के नाम से होता था, अभी कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है। सबसे बड़ा जो हम्म। टास्क होता है स्टूडेंट को क्या करते हैं, वो मतलब हम स्टूडेंट समझते हैं कि वे 10 दिन से 20 दिन पहले एग्जाम से हम लेके बैठते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, और बहुत से मेजोरिटी स्टूडेंट इसकी कोचिंग नहीं, ठीक है। तो मैं मेरा ये कहना है कि भाई आप लॉ सब्जेक्ट को या थ्योरी सब्जेक्ट को भी उतना इम्पोर्टेंस दो जितना आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को देते हो। हाँ, जितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट देते हो, मेन तो ये है। हाँ, उतना ही हम देना है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हमारी बड़ी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम थ्योरी वाले सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम्म। उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितने फेवरेट सब्जेक्ट को देते हैं, हाँ हाँ, सही ठीक बात है। है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। दूसरी बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि थ्योरी सब्जेक्ट को आपको देखना पड़ेगा, डेली बेसिस पर रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको एंड मोमेंट तक जो रेडी भी रहेगा। मेन चीज तो इसमें क्या है आप क्या थ्योरी में। करो, हम्म। थ्योरी में जितना भी आप पढ़ो उसको फिर प्रैक्टिस करो, राइटिंग की भी उसी को लिखो, तब वो दिमाग में बैठती है। पहले याद करो, पहले समझो टॉपिक को, फिर उसमें कुछ मेन पॉइंट है उन्हें उन्हें तो रट लेने हैं, जिन्हों मेन पॉइंट होते हैं उसके थ्योरी के। क्योंकि उसमें पॉइंट बिल्कुल, बनाने पड़ते हैं ना, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बना के लिखना पड़ता है उन्हें, बिल्कुल। इसलिए। और एनी अदर टिप्स जो आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो भी फाइनल में?
देखो टिप्स तो यही होती है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई पहले तो आपको कोचिंग देखना चाहिए। ठीक है, हम्म बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि पहले सेल्फ में चले आते हैं, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, बट फिर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कॉन्सेप्ट वगैरह, टॉपिक वगैरह, हम्म क्वेश्चन हम्म नहीं बन पाते क्योंकि क्वेश्चन की अप्रोच नहीं पता होती। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है। अगर आप कॉस्टिंग एसएसएम का देखोगे तो हर क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, और हम्म उस पैटर्न को समझने के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो रहा है तो आप कोचिंग ले लो। उसके बाद में आपको वही सारे क्वेश्चन जो सोर्स होते हैं, मैं सोर्स नाम देता हूँ, सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू बैंक इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है सिलेबस 2022 के नाम पे। हम्म आरटीपी रिलीज किए हुए हैं, बुक रिलीज कर रहा है इंस्टीट्यूट डेली बेसिस पे अपडेटेड सिलेबस 22 के। सिलेबस 16 की भी वर्कबुक आपको मिल जाएगी। एम हम्म एमक्यूपी, पहले इसको एमटीपी बोलते थे हम, एमटीपी, अब इसको एमक्यूपी बोलते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर। हर अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट 2 सेट रिलीज करता है, कोई कभी एक भी कर देता है। तो ये जो सारी चीजें है ना, आप जब तक इन सब चीजों को सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, इसको करने के बाद में जब आप एक बार कर लेते हो तो इन्हीं सब चीजों की आपको 2 बार फिर से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको 3 से कम, मैं बोलूँगा कम से कम 3 टेस्ट देने हैं, 3 घंटे के। अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई टेस्ट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब दो चीज़ है, या तो आप किसी कोचिंग, जो प्राइवेट कोचिंग होती है वो भी टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह, ये तो आप उनको ज्वाइन कर लो। या फिर आप क्वेश्चन पेपर को ही 10 मिनट में, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप टेस्ट या तो खुद से दे सकते हो, खुद से टेस्ट देना चाहोगे ना, तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट के जो लेटेस्ट एग्जाम के पेपर, उसके हम्म क्वेश्चन पेपर को आप प्रिंट आउट ले लो, एंड उसको 3 घंटे के हिसाब से आप उसको सॉल्व करना चालू करो। एंड उनके सजेस्टेड आंसर को अपने आंसर के स्टेप्स एंड फाइनल आंसर मैच करो, कितने मैच हो रहे हैं। हम्म अगर पूरा मैच हो रहा है, इसका मतलब आप सही अप्रोच से चले हो। हम्म। तो टेस्ट ही है पीएम में, या इस प्रोफेशनल कोर्स को आपको क्लियर करेगा टाइम पे। हाँ, टेस्ट से क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। हम्म। और टाइम टाइम भी आपका, जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी सही प्रॉपर रहेगा आपका, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल ये मेन चीज़ है कि आप सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट करने में फिर अपने रिवीजन करनी है अच्छे से, फिर उसके बाद टेस्ट देने हैं। जितने टेस्ट दे पाओगे उतने ही बेटर रहेगा आपके लिए, राइट। बिल्कुल उतना ही बिल्कुल। अच्छा है जितने बाकी टेस्ट दो दोगे। हम्म, अब इससे क्या है, कंसेप्ट आपको की और कोई क्लियरिटी क्वेश्चन? होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो ये, तो थैंक यू जतिन फॉर कमिंग एंड सच योर स्टोरी इंस्पायरिंग, नो डाउट। क्योंकि क्या होता है आजकल, एक दो ही अटेम्प्ट के बाद ही लोगों की सांसें फूलने लग जाती हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल मेरे से बिल्कुल। नहीं हो पाएगा। ये मैंने देखा है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपसे हम्म पहले ये चीज बताऊंगा कि जब भी मैंने अटेम्प्ट दिए, ठीक है, हम्म तो मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं आगे फेल होऊंगा या मैं पास हो भी पाऊंगा। मैंने हर अटेम्प्ट देने के पहले यही सोचा कि नहीं, मुझे पहले से और बेहतर करना है। तो मेरा जो मोटिव था ना, वो कभी ये नहीं था कि भाई पास होऊंगा कि नहीं होगा। मन में डाउट्स नहीं रखे, हाँ। हमेशा यही मन को बताया कि भाई मुझे पहले से मैंने किया है, पहले से मुझे इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है ना, वो करते 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 मुझे बहुत फाइनली उस इम्प्रूवमेंट को आप देख सकते। ठीक है। कोट है ना, हाँ, मन के मन के मारे। हारे हार है। हाँ, मन के जीते जीत। बस कभी हार नहीं माननी बिल्कुल है। बिल्कुल अब ये प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, इसमें अटेम्प्ट लगते हैं नो डाउट। वो 10% होते हैं जो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर जाते हैं। बिल्कुल। हम्म। ये सबकी जर्नी ऐसी है। किसी ऐसे बहुत ही कम मिलेंगे आपके, आपके आसपास कलीग में, ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया होगा जिन्होंने, है ना। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो इससे ये कभी मैंने स्टार्ट डिमोटिवेट नहीं किया ही। होना। बिल्कुल। मैं बोलूंगा कि प्रोफेशनल जो होता है उसकी हर एक स्टूडेंट की जो जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, हम्म। तो कभी भी हमें अपनी जर्नी दूसरे की जर्नी से कंपेयर नहीं करना नहीं चाहिए करनी कि भाई चाहिए। समवन है एट यंगर एज और विद वेरी अटेम्प्ट, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। बिकॉज हर हर किसी की जर्नी में अपने अपने रीजंस रहे हैं, जिसकी हम्म। वजह से उनकी जर्नी को टेन्योर जो है बहुत बड़ा रहा है। हम्म। ओके, सो थैंक यू सो मच जतिन फॉर कमिंग।
and also thank you so much for watching this video. So I think it is enough for today. In